बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे परेशानियों से, आफतों से और मुसीबतों से। कल बहुत सारे लोग जो कराची में रहते हैं उन्होंने ज़लज़ले के झटके महसूस किए। एकदम से कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने होते हैं उस पे मैसेजेस आना शुरू हुए, क्या हुआ है जी, ज़लज़ला आया है। कुछ लोगों ने बाकायदा उसको महसूस किया कि सीट्स हिल रही थी, फानूस लगे हुए थे, पंखे लगे हुए थे, वो हिल रहे थे और फिर एक दूसरे से जो अपने प्यारे थे उनसे फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर उसके बाद कंफर्मेशन के लिए सोशल मीडिया या टेलीविज़न का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने भी सबसे पहले टीवी खोल के देखा तो ये न्यूज़ कंफर्म की गई थी कि जी 4.1 रेक्टर स्केल का जो ज़लज़ला है उसकी शिद्दत महसूस की गई है। जो कराची क्योंकि बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ है, लेकिन कुछ डिफेंस के एरियाज़ भी, आई चंद्रीगढ़ रोड, जौहर, गुलशन हदीद और इसके बीच में जितने भी इलाके हैं, एक मतलब बड़े रकबे पर जो है इस ज़लज़ले को के झटकों को महसूस किया गया। सो अल्लाह ताला ज़मीन हिलाता है, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए और इस तरह की जो नागहानी आफत है उससे अल्लाह ताला हम सबको जो है वो महफूज रखे। अल्लाह का शुक्र है उसको हमने उन झटकों को तो महसूस किया, लेकिन कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अपनी तारीख़ उठा के देखें तो इस तरह के ज़लज़ले जो पाकिस्तान में आते रहे हैं उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है। तो इस वक्त यही दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और इस तरह की आफतों से हमें महफूज रखे। आज कुछ ख़बरें मेरे पास ऐसी ही हैं आप लोगों के लिए। हम पिछले तकरीबन 2 साल से कोरोना से लड़ रहे हैं, फिर चाहे वो ज़हनी तौर पे हो, जिस्मानी तौर पर हो, मुआशी तौर पर हो, हर चीज़ जो है उसका डाउनफॉल शुरू हो गया इस कोरोना की वजह से। मुख्तलिफ़ लहरें इनकी इसकी वेव्स आई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और उसके बाद अब जो है वो 5वीं 5th वेव जो है, 5वीं लहर जो है वो कोरोना की, उसका ज़िक्र किया जा रहा है। ये जो 5वीं लहर है इसका साउथ अफ्रीका में लास्ट नवंबर के एंड में जो है वो पहला पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ और उसके बाद हुआ ये कि एकदम से WHO जो है वो एक एक्टिव हुआ, क्योंकि वो कोरोना के हवाले से चीज़ें हो रही थी। ये म्यूटेटेड वर्जन है कोरोना का, जिसे ओमिक्रॉन का नाम जो है वो दिया गया है WHO की जानिब से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पिछले कई अरसे से हम अपने प्रोग्राम में भी और बारहा आगे पीछे डिस्कस करते आए हैं कि जब भी हम कोरोना का जिक्र करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसके लिए एक एहतियात ये है कि अगर आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द, थकावट, चाहे स्मेल जाए ना जाए, आपने जाकर जो है वो PCR अपना टेस्ट करवाना है। दूसरी चीज़ ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है वो वैक्सीनेशन करवानी है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वक्त मेरी आवाज़ जिन जिन कानों तक पहुँच रही होगी वो तमाम लोग वैक्सीनेटेड होंगे। आप घर से बाहर जाते हैं, नहीं जाते, आप काम करते हैं, नहीं करते, आप घर में रहते हैं, वैक्सीनेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको मेक श्योर करें कि आप सब वैक्सीनेटेड हों। आज ये जो ओमिक्रॉन जो ये जो म्यूटेटेड वर्जन है कोरोना का, इस हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। मेरे कुछ ख़ास मेहमान भी आज मुझे ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको मैं गेस्ट से मिलवाऊँगी। मेरे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे। कोरोना की एक और लहर जिसे WHO ने ओमिक्रॉन का नाम दिया है। एंड ऑफ नवंबर में आई थिंक 23-24 नवंबर को पहला केस जो है वो रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका में और आज क्या तारीख़ है? आज है 9 दिसंबर। सो ये कुछ चंद दिनों में ही इस वक्त तकरीबन 50 ममालिक से ज़्यादा जो है ये फैल चुका है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, म्यूटेटेड है। अब
इसमें एहतियात क्या करनी है? कुछ चीज़ें तो बड़ी सिमिलर हैं, लेकिन इस हवाले से हम बात करेंगे। एंड इस पर बात करने के लिए वेरी रेलिवेंट पर्सनैलिटी, ही इज़ MD नेमत बेगम हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची हॉस्पिटल, प्रोफेसर डॉक्टर तमीम अख्तर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जर्नल फिजिशियन हैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद रहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू कि ये कोरोना जो है, बिकॉज ये एक ऐसा वायरस था जिसके बारे में अंदाज़ा नहीं था, फिर इसकी वैक्सीनेशन होने में टाइम लगा बनने में, अब ये म्यूटेट हो के इसकी डिफरेंट शेप्स और चेंजेस आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो ओमिक्रॉन है ये कैसा वेरिएंट है और इसका कितना नुकसान हो सकता है? इस वक्त जो लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं उसके हिसाब से ये सबसे ख़तरनाक वेरिएंट है। अच्छा। इनफैक्ट आने से पहले मैं इसको स्टडी भी करता हुआ आ रहा था, तो आज एज ऑफ टुडे इट इज़ द डेडलीस्ट वायरस। इसका जो इफ़ेक्ट है वो पिछले जो वेरिएंट्स से उससे सबसे ज़्यादा है। राइट। और अभी तक जो वैक्सीनेशन पिछली हुई है उनके मुकाबले में इसकी वैक्सीनेशन पर अभी पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि बिल्कुल नया है। तो उसके इफ़ेक्ट ऑफ जो पिछली वैक्सीनेशन है इसके ऊपर अभी असर नहीं पता चल रहा कि जो पिछली वैक्सीनेशन हुई है इसके फर्दर हमें इसमें काम आएगी नहीं आएगी, इसका जो ज़ोर है उस पर कितना है अभी नहीं पता चल रहा। ऑल राइट। तो मतलब अभी ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जितने लोग वैक्सीनेटेड हैं आया वो इससे महफूज रहेंगे या नहीं रहेंगे। ओमिक्रॉन के ये जो म्यूटेट होता है वायरस, और जब ये स्टार्ट भी हुआ था तब भी किसी को नहीं पता था कि इसकी हिद्दत या शिद्दत क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करना है। अब इस हवाले से क्या करेंगे हम? होता ये है कि म्यूटेशन जब होती है, जब आप प्रॉपर एक कहते हैं वैक्सीनेशन का एक टाइम है। इफ़ यू वैक्सीनेट अराउंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन, तो बाकी सब जो 25 या 28% हैं वो हर्ड इम्यूनिटी से इम्यूनिटी उनको हो जाती है। सो जब अब म्यूटेशन में ये होता है वायरस चेंजेस इटसेल्फ। जब वायरस के ख़िलाफ़ आप एंटीबॉडीज़ बनाते हैं तो वायरस एक समझ लें कि उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग को चेंज करेगा और डिफरेंट कोडिंग लेकर आएगा। जब वो कोडिंग चेंज होगी, म्यूटेट करेगा, सो ऑफ कोर्स उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगी या वो इन्फेक्शियस हो सकता है। सो अगर पिछले वायरस से हम देखें, डेल्टा वायरस विच वॉज सेड टू बी कि सबसे ज़्यादा डेंजरस वेरिएंट है, और जब ओमिक्रॉन आया है इट इज़ 500 टाइम्स मोर डेंजरस। अब 500 टाइम्स इज़ अ लॉट। और इश्यूज़ ये हैं इसके साथ कि जब आप इसकी वैक्सीनेशन जो पिछली दफ़ा की गई थी, इज़ इट इफेक्टिव, कितनी इफेक्टिव है, इफेक्टिविटी इस ओमिक्रॉन के लिए है या नहीं है, बिकॉज इट्स टू अर्ली। अभी नवंबर के मिड में ही रिपोर्ट होना स्टार्ट हुआ है। इट्स टू अर्ली, बट अब देखिए जिस तरह एंड ऑफ नवंबर में WHO की जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि एंड ऑफ लाइक 23rd 24th को उन्होंने पहला पेशेंट साउथ अफ्रीका में खातून जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद अभी तक ये इतने दिनों में, आई थिंक 10-12 दिनों में ये 50 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका है। तो इसके फैलने का जो मतलब इस कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, और अभी दोनों ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये बहुत ही डेडली है, बहुत ख़तरनाक, नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन हमने पहले कोरोना को कबूल करने में बड़ी जंग की कि ये तो साजिश है और ये तो फलाना है, ये तो उसने छोड़ दिया है और उसने ये कर दिया है। उसके बाद जब हम वैक्सीनेशन पे आए तो हमारा एक और अलग झगड़ा था। हमने वायरस से भी लड़ना है और हमने लोगों की सोचों से भी लड़ना है। अभी भी अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो पाकिस्तान में जितना एवरेज होना चाहिए था उससे अभी हम बिलो हैं वैक्सीनेशन में। तो फिर जब इस तरह के चेंज ऑफ म्यूटेट होकर जब वायरस आएगा तो फिर हम आगे जाके कैसे इसको बैलेंस करेंगे? देखिए, इसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ अपनी मिथ्स हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है ये कोई चिप लगा रहे हैं हमें, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन के लिए था, जैसे और भी वैक्सीनेशन के लिए जो बेचारे काफ़ी लोग इसमें मारे भी गए कि जी हमने नहीं लगवाना, ये कोई हमारे खिलाफ साज, हमारा DNA टेस्ट हो रहा है। उसको देखते हुए ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर आदमी को घर पे जाके मतलब थ्रू मीडिया ऑल्सो एजुकेट करना कि जी ये लगवाना ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, पूरा मोहल्ला, एक पूरे कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है। और अपने फैमिली मेम्बर्स को आप भी बचाएं, खुद अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचाएं। जहाँ तक इसका मेन इशू जो है वो जहालत है कि जो लोग नहीं समझते कि ये वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, और अल्टीमेटली वो अफेक्टेड वही लोग होते हैं जिन्होंने नहीं लगवाया। जो मैंने अपनी स्टडी की है उसमें जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है और जिन्होंने नहीं करवाई तो 1:10 का रेशो है। जिसने कराई है
वो बेहतर है बनिस्बत जिसने नहीं कराई। बिल्कुल ऐसा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं ऐसा नहीं होता कि वो इसका शिकार ना हो, डेफिनेटली, लेकिन कोरोना का असर उन पर उतना नहीं होता जितना डेडली या जानलेवा ये साबित हो सकता है जिस हवाले से। अच्छा, मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाहूँगी कि जब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो जब डेल्टा भी आया या उससे पहले भी लोग कहते हैं अच्छा तुम्हें बुखार हो रहा है, स्मेल आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छा स्मेल अगर चली गई तो तुम्हें कोरोना हो गया। इस तरह से हमने एक दूसरे को जज करना शुरू कर दिया था। वैसे इसके लिए PCR का बाकायदा टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें ख़ास वही उसी तरह के सिम्टम है, ये कोई ख़ास वाज़ेह सिम्टम है जो अलग से महसूस किया जाए? राइट नाउ यही बात मैंने अभी की थी कि बहुत जल्दी, बहुत अर्ली है, एक महीना भी एक्चुअली नहीं हुआ है अगर हम बात करें सिम्टम्स के लिहाज से। सो अभी तक जो सिम्टम्स हैं वो सेम हैं, जिसकी जो क्रोनोलॉजिकल डेटा अगर हम चेक भी करते हैं कि फॉलोअप करें अगर 20 डेज़ में क्या हुआ है, तो उसमें सिम्टम्स कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। जैसे पहले भी यही था, किसी को स्मेल के इशू था, किसी को कोई भी इशू नहीं था। समटाइम्स पेशेंट आता है सिर्फ डिस्कम्फर्ट के साथ, मुझे कहता है थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रही है सांस लेने में, डिस्निया की कंप्लेन करेगा, एंड व्हेन यू गो फॉर द एक्सरे तो आपको दिखता है कि लंग्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके हैं। सो हमारे लोगों में एक प्रॉब्लम जो अभी आप बात कर ही रहे थे कि एक अवेयरनेस के साथ साथ लोगों में एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। अगर आप उनको कहेंगे कि कोरोना वैक्सीन लगवा लें, दे वर नॉट डूइंग इट अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू की। एक छोटी सी एक एग्जांपल ये है कि सेल फोन अगर आपका मोबाइल बंद हो जाएगा जी, इफ़ यू हैव नॉट गॉट या आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप ऑफिस नहीं जा सकते, तो ये सारी चीज़ों ने लोगों को थोड़ा प्रेशराइज किया। इसमें ये था कि अगर एक अब इम्पोर्टेंस लाइफ से ज़्यादा सेल फोन बंद होने की थी, तो हमारे लोगों को माइंडसेट को यू हैव टू चेंज दैट, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आप हेल्थ इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली योर्स बट आपके साथ में उनकी भी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग जो सांस के मर्ज में मुब्तला होते हैं, स्पेशली ये जब विंटर स्टार्ट होता है तो इसमें ऑलरेडी जो है वायरल्स भी आ जाते हैं। अब वायरल है या कोरोना है, इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज हैं, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इस वक्त स्मोक, पंजाब में स्मोक भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस का मसला भी। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करें? राजा शौकत। स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही है जी, कहिए। राजा शौकत। जी जी राजा साहब, मैं सुन रही हूँ आपको। जी, जिला बिम्बर आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जी, सलाम तमाम कश्मीर वालों को। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाइए। आपके मेहमानों को भी मेरा सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेहमानों को सलाम कह रहे हैं, मुझे ख्याल से स्टूडियो में वो लोग सुन नहीं पा रहे हैं। जी, आप सवाल कीजिए अपना। जी जी, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि नए वायरस की आमद है, कराची में पहला केस रिपोर्ट हो गया है जी, और दिल्ली इलाके में 70% लोग जो है ना, हाँ, उन्होंने अभी वैक्सीनेट नहीं हुए। तो अभी नया भी सिलसिला चल निकला है और सियासतों में गवर्नमेंट को ऐसी स्ट्रेटजी अख्तियार करनी चाहिए जिससे वहाँ लोगों को घरों में वैक्सीनेशन किया जाए, ठीक है, लोग नहीं समझ रहे, राइट। तो फिर ये आगे चल के मसाइल होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए राजा साहब, आप कश्मीर से अभी कॉल करें, आपको क्या लगता है वहाँ पर लोग इस चीज़ पर आमादा हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं? अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वो खुद को आइसोलेट करता है ताकि दूसरों को महफूज रखा जाए, मास्क पहना जाता है? जी जी जी, किसी हद तक है ना, मैं जो बात की 70% लोग दिल्ली इलाकों में वैक्सीनेट नहीं है। अच्छा, तो फिर आगे क्या बनेगा, ये तो बहुत बड़ा मसला। ठीक है, ऑल राइट। गवर्नमेंट को इस पर कोई जो है ना ठीक है, आपका कहना है कि घर घर जाकर जो है लोगों को वैक्सीन लगाने आए, इसको मेक श्योर करना चाहिए। मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है, उन्हें कायम भी करेंगे और उन्हें जो है उनके जहन में जो मसाइल हैं कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा वैक्सीनेशन से, तो वो कम से कम 50। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से ये जुमला मुझे यहाँ कहना पड़ा है, जब पोलियो के लिए वर्कर्स घर घर जाते थे तो अल्लाह माफ़ करे वो ख़वातीन, वो लोग जो पर डे शायद 500 रुपये पूरा दिन धूप में चक्कर लगा के आपके दरवाजे बचाते थे, आपके बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते थे, लोगों ने उनको भी मार दिया। हम इस तरह की, हम बहुत अच्छे लोग
लोग हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बिगाड़ने पर आते हैं ना, या हम उसको समझना नहीं चाहते, तो फिर हम इस लेवल तक भी चले जाते हैं जिस पर शर्मिंदगी भी हमें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से ये भी बात कर रहे थे, और मैं भी आपसे यही जानना चाहूँगी कि अल्लाह का करम ये हुआ कि हमने इतनी मिलावटशुदा चीज़ें और इतना गंदा पानी पिया हुआ है कि हमारी इम्यूनिटी उन अंग्रेज़ों से या दूसरे ममालिक से बेहतर रही, तो शायद इतना बड़ा नुकसान हमने नहीं देखा। लेकिन अब ये जितना डेडली है, तो आप क्या इसको कैसे कहेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से? देखें, जैसे उन साहब ने बात की, पोलियो वैक्सीनेशन में कितनी प्रॉब्लम हुई, आपको अंदाज़ा है, पता नहीं कितनी सैकड़ों जानें ज़ाया हो गई सिर्फ 500 रुपये के लिए। इसी हवाले से अगर हम इस वैक्सीन कैंपेन को घरों पे ले जाते हैं तो उससे ज़्यादा मुश्किल होगा। पहले तो समझाना मुश्किल है कि ये कोरोना है, ज़्यादातर जैसे आप कह रही हैं कि लोग समझ रहे साजिश है जी, मुश्किल होगा घर घर जाके करना। इट इज़ ईजियर कि हम एक जगह बैठे हों और उसी जगह सब लोग आएँ, उसका बाकायदा एंट्री होगी, कंप्यूटर में एंट्री होती है, ID NIC एंट्री होती है, और उसके बाद वो रिकॉर्ड कीपिंग होती है। रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए ज़रूरी है कि पता चल जाए कि इस आदमी वैक्सीनेटेड था और उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, और अगर इसको कोरोना उसके बावजूद भी हुआ तो साइंटिफिक रिसर्च में भी काम आता है। एक प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल राइट। अच्छा, अभी जो है वो तो 14 साल से कम, जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हो गई है। इस चीज़ को भी आंसर कीजिएगा कि अभी वायरल्स भी मौजूद हैं, मौसम चेंज हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको वायरल भी होता है। अब ये आया कोरोना है या ये वायरल है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, यही चीज़ जो है एक बहुत बर्डन हो जाता है डॉक्टर पे, बिकॉज जब डॉक्टर आपके पास एक पेशेंट आया, मुझे कहेगा फीवर कैन बी एनीथिंग, फीवर कैन बी डेंगू, कैन बी मलेरिया, कैन बी सिंपल फीवर हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन, मौसम ऐसा चेंज हो रहा है, स्मोक की आपने बात की, उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। अब अगर वो आएगा उनको कोरोना, उसको हम डिमार्केट कर दें तो गलत है। सो ऑफ कोर्स स्पेसिफिक सिम्टम्स उसके क्योंकि नहीं है कोरोना के, यू हैव टू गो फॉर द लैब्स। ठीक है। अच्छा, इसमें खून का टेस्ट तो नहीं किया जाता, वो जो नाक से नमूना लिया जाता है वही है, वही कोरोना का असली टेस्ट है। खून से लिए हुए नमूने से कोरोना का टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ को मेक श्योर, लोग उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा घबराते हैं कि वो टेस्ट जो है वो नहीं कराना। ये जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में अक्सर छोटे बच्चों में पसलियाँ चलने लगती हैं, या जो थोड़ी ओल्ड एज होते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, उनको इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से भी ज़रा गाइड कीजिएगा, जहाँ स्मोक है, एलर्जीज़ हैं, ये ऐसे पेशेंट इस वक्त क्या एहतियात करें? देखिए, सबसे पहले तो विटामिन सी का एडिशन करें अपनी। ओके, ऑल राइट। ये ठंडा आइसक्रीम, विटामिन सी, लाइक आप कह रहे हैं कि सिट्रस फ्रूट। मैंने सिट्रस फ्रूट एक ही बार खाया तो मेरा गला खराब हो गया। नहीं, वो आप खट्टा, विटामिन सी हर सिट्रस फ्रूट में होता है। ठीक है। सबसे हमारे यहाँ कॉमनली कीनू है, मौसम्बी है। अगर आर्टिफिशियल में जाते हैं तो एक दो दवाइयाँ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दो दवाइयाँ इफेक्टिव हैं। वो जो कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं जो पानी में डाल के पी जाती हैं, वो ली जा सकती हैं। वो दे आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बात की कि सिम्टम्स फ्लू और दूसरे वायरस के सेम है, इस हवाले से एक कॉन्सेप्ट है कि चेस्ट एक्सरे करा लो जी। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने इस दौरान काफ़ी लाखों एक्सरे देखे। एक्सरे नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं है। सही। ठीक है। ठीक है। हर बुखार कोरोना नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कोवरैड के नाम से, जो एक्सरे को हम उस सॉफ्टवेयर पे ले जाते हैं। ऑलराइट। और वो ऑलमोस्ट 90% से 95% एक्यूरेसी के साथ कंफर्म कर देता है कि कोरोना है या नहीं है। अच्छा। ये सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, लेटली हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि पीसीआर का टेस्ट हो गया, उसमें अगर नेगेटिव आया जी, तो फिर और आपको डॉक्टर को मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ का शक है कि नहीं, इसको जो सिम्टम है ये कोरोना के हो सकते हैं, तो फिर आप कह रहे हैं ये वाला जो एक्सरे है, नॉर्मल एक्सरे है, ओके, उसको हम सॉफ्टवेयर पर डाल देते हैं। ऑलराइट। और उस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90 to 95% है। और उसमें अगर वो इलाके जो छुपे हुए होते हैं लंग्स में, जो हमें हिडन एरियाज कहलाते हैं, वो उनको डिटेक्ट करके ऑलमोस्ट इस एक्यूरेसी। देखिए, कोविड पीसीआर भी फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस हवाले से ये टेस्ट हमें सप्लीमेंट कर देता है। ठीक है। कि हमें इसका फ़ायदा होता है कि अगर फॉल्स पॉजिटिव है और हमने एक एक्सरे करा के देख लिया और कोई एक्स्ट्रा एक्सरे नहीं है,
नॉर्मल एक्सरे है उसी को हम सॉफ्टवेयर पे ले जाते हैं। ओके, अच्छा, इसमें ना अब पेशेंट की और डॉक्टर की कोऑपरेशन एक दूसरे के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस ही इस तरह का है जहाँ पर हम किसी को वो भी नहीं कह सकते कि जी ज़बरदस्ती के टेस्ट कराए जा रहे हैं, हमें परेशान करें, क्योंकि एट द एंड डॉक्टर का मकसद भी है कि पेशेंट ठीक हो जाए, उसकी जान बचा ली जाए। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें? जी, मैं मोहम्मद अवैस बात कर रहा हूँ कराची से। जी अवैस साहब, कहिए क्या पूछना चाहेंगे? आपने वैक्सीनेशन करवा ली है? जी, मैं वैक्सीनेटेड हूँ। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकल से है। ओके, माशाल्लाह। जी कहिए। जी, मुझे सवाल ये करना था कि अभी जो हमारा कोविड हमारा चल रहा था, जी, उसके अंदर हमें सबको जो वैक्सीन लगी है और सबको वैक्सीन लग चुकी है, तकरीबन मेजोरिटी कराची में तो लग चुकी है। तो उसके अंदर वजूहात ये है कि अब जो नया ये जो वायरस आ रहा है ओमिक्रॉन, इसके अंदर अभी तक कोई वायरस वो वैक्सीन नहीं जनरेट हुई है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो इसके लिए एहतियात तो हम कर ही रहे हैं, ऑलरेडी सारी चीज़ें हमारी चल रही है। मज़ीद हमें क्या चीज़ें करनी होंगी इनके लिए, क्योंकि अभी ये जो वायरस है ये 15 सेकंड में यानी कि ट्रांसफ़र होता है दूसरे के बॉडी के अंदर, 15 सेकंड में ट्रांसफ़र हो। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो उसके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर क्या होंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें अर्जेंट करनी है? ठीक है। पूरा पाकिस्तान पहले बंद कर दिया गया था, अभी भी इसी तरह की कोई सिचुएशन आने वाली है या इस तरह से कुछ बेहतर होगा या इससे बुरा होगा? ठीक है, अल्लाह रहम करे। अब जाने बचाने के लिए कभी कभी सख्त इकदाम करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल, आगे बिल्कुल, क्रिसमस भी आने वाली है, तो ये भी सुना जा रहा है कि उसकी भी तमाम तर तकरीबात जो हैं दूसरे ममालिक की, मैं आपको बात बता रही हूँ, जितने भी इवेंट्स हैं, इवन के जो लोगों के ख़ास इवेंट्स भी होते हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाता है हुकूमत की तरफ से, कि जानी नुकसान जो है वो उससे बचा लिया जाए। सेहत है, ज़िंदगी है, तो सारी खुशियाँ इंशाल्लाह आती रहेंगी और देखते रहेंगे। डॉक्टर साहब क्या आंसर करेंगे इनको आप? जी, जब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करनी है, तो मास्क तो एक मैंडेटरी चीज़ है जो अब हम कहते हैं पॉकेट में रख के ही चलें तो बेहतर है। पॉकेट में ना रखे बल्कि फेस पे लगा के पहन के दिस इज समथिंग चलें। लाइक ऑफ कोर्स यू हैव टू कैरी ऑल द टाइम। ज़रूरी इसलिए है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने वैक्सीनेट किया तो सामने वाले ने भी किया वो। और ओमिक्रॉन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, इट हैज़ अफेक्टेड दोज हु वर वैक्सीनेटेड प्रीवियसली, ठीक है। तो अगर आपने वैक्सीनेट करवाया हुआ था उनको भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि आप प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट्स लें, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। अब क्योंकि जितनी हम लोग ये देख रहे हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं, एक्सरसाइज थोड़ी हल्की फुल्की वॉक, 5 days a week एक्सरसाइज, अगर आप ये चीज़ अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, इट इम्प्रूव्स योर इम्यून सिस्टम, बूस्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्लीप अच्छी करें, डाइट में प्रॉपर डाइट लें। हम लोगों को बहुत शौक है टू ईट अप ऑयली स्टफ़, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा बेहतर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेचुरल की तरफ जाएंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, भी आप कुछ विटामिन सी के हवाले से भी बता रहे थे, इसके अलावा कोई और ख़ास चीज़ जो आपको लगे कि इस वक्त लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए? अवॉइड गैदरिंग्स, ओके, नंबर 2 मास्क कंपलसरी कर दें, डिस्टेंस रखें जी, ठीक है, और कोशिश करें कि जब छींकें तो मुंह पे हाथ रखें, ठीक है, ठीक है। टिश्यू हर वक्त जेब में, लेकिन टिश्यू डिस्कार्ड कर दें, उसी टिश्यू को बार बार यूज़ ना करें, सही, वरना उसी को आपने छींका उसमें दोबारा उसमें यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। ठीक है। प्राइमरीली हमें लाइफस्टाइल इसको जैसे एक ज़माने में फ्लू बहुत डेंजरस होता था और वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गया, उसको लोगों ने उसी तरह लिया, तो अल्टीमेटली अब इस वक्त भी लग रहा है कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, और वी हैव टू कैरी लाइफ विद दिस। तो उसी हिसाब से इनिशियली हमें अपनी बॉडी रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना है, और बॉडी रेजिस्टेंस इम्प्रूव करने का तरीका आपको बता दिए। ठीक है, ऑल राइट। मास्क जो है वो उसको पहनना है ना, यहाँ पहनना है ना सर पे लगाना है, पता नहीं कौन कौन से स्टाइल से मास्क पहना जाता है। मास्क पहनने का मतलब ये है कि आपका नाक और आपका मुंह कवर हो जाए, और जब आपने मास्क पहना हुआ है तो छींकने के लिए मास्क उतार के नहीं छींकना। सो फिर क्या फ़ायदा हुआ मास्क पहनने का? ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, बट यही एहतियात है ताकि आप दूसरों को भी जो है वो महफूज रख सकें। अब हमने हर वक्त सैनिटाइज़र रखना, घर जाकर फ़ौरन अपने आप को सैनिटाइज़ करना, ये सारी चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं जो हमें नहीं छोड़नी है। इसको हमने एक साथ फॉलो करना है। मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना का एक नया वर्जन ओमिक्रॉन जो है वो इस वक्त मौजूद है, जो काफ़ी तबाही मचा रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। तकरीबन इस वक्त ये 50 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका है, बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी तक इसके इस तरह से केसेस नहीं देखे गए और कोरोना में भी वाज़े कमी आई थी। लेकिन अभी हमने करना क्या है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम लापरवाही किसी सूरत नहीं कर सकते। प्रोफेसर डॉक्टर तमीम हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ीशान ने और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। ये एक ऐसी साहिबा हैं, ये इनकी बहन और इनके इदारे ने कोरोना के दिनों में भी बहुत माशाल्लाह से काम किया। और आई रिमेंबर इन्होंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक 100+ लेडी थी जो वैक्सीनेटेड थी, वो कोरोना पॉजिटिव थी और माशाल्लाह से इन्होंने उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और उनको बिल्कुल सेहतमंद करके वापस घर भेजा था। सो ये सारे लोग जो बैठे ना, ये हमारे रियल सिपाही हैं। डॉक्टर सहर फातिमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जहाँ आप ख़तरनाक ख़बरें सुनाती हैं, वहाँ कुछ अच्छी अच्छी ख़बरें भी लेकर आती हैं। सो आई रिमेंबर लास्ट टाइम भी जब आप आई थी तो आपने कहा था बच्चों में भी पॉजिटिव हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी आपने जिक्र किया था। तो अभी पहले तो ये बताइएगा, कुछ अर्से पहले की अगर हम बात करें, मिड ऑफ नवंबर तक केसेस नहीं थे, आपने जिक्र किया कोरोना के, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। बिल्कुल, आई थिंक हम तो बहुत अच्छे ये रिस्पांस दे रहे थे लोगों को कि अब बिल्कुल केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। और हमारे जो कोरोना आईसीयूज थे उसमें हमारे पास ऐसे पेशेंट थे जिनको हम सस्पेक्टेड कोरोना करके रख रहे थे और दे वर नॉट पॉजिटिव। लेकिन अब कुछ दिनों से, क्योंकि ओमिक्रॉन का लोगों को एक मिसकॉन्सेप्ट है कि अभी पाकिस्तान में नहीं आएगा, जैसे हमने देखा कि 2020 के बिगिनिंग में सब कहते थे कि चाइना से बाहर नहीं जाएगा। सो वो यही अभी भी मिसकॉन्सेप्ट है कि हमारे पास से नहीं जाएगा। स्टिल अब हमारे पास कुछ केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक 1.5 साल की बच्ची भी पॉजिटिव आई है। अच्छा। क्योंकि हम कोरोना में, जिस तरह आपको पता है, कि टेस्टिंग भी कर रहे थे। लास्ट टाइम हमारे इंस्टीट्यूट ने डेल्टा वायरस डायग्नोज किया और फिर वो हमने नोटिफाई किया। सो वी आर डूइंग टेस्टिंग ऑन दैट लेवल एज वेल। ओमिक्रॉन तो अभी तक हमारे पास पॉजिटिव नहीं आया, मगर स्टिल केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। अच्छा, ये जो 1.5 साल की बच्ची आपके पास रिपोर्ट हुई, ये किन सिम्टम्स के साथ आई थी? एक्चुअली इसके बहुत ही टिपिकल से सिम्टम्स थे, जो कि खाना खाना उसने छोड़ दिया था, उसको खाने में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि 1.5 साल की बच्ची चिकन कोट के आई डोंट लाइक दिस थिंग एंड ऑल। और तो वो इसके जिस तरह के सिम्टम्स थे, तो उसके पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फ्रॉम गुलशन, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया कि मुझे कोरोना लग रहा है, मगर आप ये मुझे बताएं कि मैं बच्ची को लेके आऊँगी तो ये तो नहीं कि आप हमें सबको रख लेंगे और ये सब बिहेवियर होगा। सो आई सेड कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आके देखें, बड़ा डिफरेंट माहौल है, ऐसा कोई नहीं है कि पूरी फैमिली पकड़ी जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स वी विल डू द टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। सो तो वो टेस्ट तो नेगेटिव था एंड दे डोंट नो कि फिर किसी रिलेटिव से लगा है या वट एवर इट इज़। सो क्योंकि उसके टिपिकल सिम्टम्स है तो फिर हमने टेस्ट कराया, द चाइल्ड इज पॉजिटिव। सो कुछ 1-1.5 महीने से बड़ा नेगेटिव रेट चल रहा था। अच्छा, अगर किसी घर में से कोई एक शख्स पॉजिटिव होता है तो फिर एहतियात के तौर पर बाकी घर के मेंबर्स को भी टेस्ट किया जाता है ना? या कोई एक शख्स है जो काम पे भी जा रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो अपने ऑफिस में कलीग्स को बता दे कि जी मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, तुम लोग भी जाके टेस्ट करा लो। Exactly. ये आई थिंक हमारी एक अच्छी इंसानियत के तौर पर हमें ये काम कर लेना चाहिए। और इससे लोग बड़ी बात सुना कि टेस्टिंग तो पूरे कराची में फ्री हो रही है। सारे मेडिकल कॉलेज की टीमें, हमारी टीमें मोबाइल हैं, मोबाइल जाके घरों पे कर रही हैं, स्कूलों कॉलेजों में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, तो टेस्ट इज पॉसिबल। अच्छा, टेस्ट फ्री में हो रहे हैं? टेस्ट फ्री में। अच्छा, अगर किसी को टेस्ट करवाना है तो नंबर बता दीजिए जिस पे कॉल की जाएगी और आपके घर आकर आपका टेस्ट किया जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किस नंबर पे कॉल करनी है? 030202678884। इस पे आप कॉल करें और आप बताएं कि ये प्रॉब्लम है। एक बार नंबर दोबारा बता दीजिए। 030202678884। अच्छा, नंबर के लिहाज से मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि लास्ट टाइम वैक्सीनेशन में एज अ फोकल पर्सन मेरा इंटरनेट पे नंबर था और मैंने वो जब तक वो नंबर अपनी मोबाइल से निकाल के फेंक दिया। तो मतलब देखें, ये बेचारे लोग, अगर बेचारा इनको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतना तंग करते हैं हम इनको कि ये बेचारे हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए अभी इस नंबर पे आपने कॉल करनी है और अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं या आपको थकन या टेस्ट जा रहा है तो फिर आप कॉल करके टेस्टिंग के लिए घर भी बुलवा सकते हैं। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
सलाम, कैसी है सना? याहिया बात कर। मैं ठीक हूँ। आया आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं, तबीयत ठीक है, वो गले में साइनस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। वैसे सही है, कोई खतरे वाली बात नहीं। अच्छा, ये बात आप मुझे क्यों बोल रहे हैं खतरे वाली है? तो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, तुम्हारे डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि खतरा है या नहीं है। आई ऑलवेज कीप इन टच विद माय डॉक्टर। मैं तो हर वक्त टच में रहता हूँ और मेरा इन सबको सलाम हो। लेकिन थोड़ा सा मेरा सवाल जो है ना, वैक्सीनेशन तो हो रही है और यकीनन बहुत फैसिलिटी भी दी हुई है और चीजें हो भी रही हैं, कर भी रहे हैं, लोग लगा भी रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल ये ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल है कोरोना के बारे में, लोगों के क्वेश्चन है, तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए एक ऐसी वबा है जो आ गई है, उसको जाहिर है लोग परेशान हो रहे हैं, उनके इसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लोग की बच्चों के एजुकेशन तरीके चेंज हो गया है। तो मैं आप थोड़ा इसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे भी बात करें ना, कि ताकि लोगों को पता चले कि वो किस तरह इससे बच सकते हैं, जो चेंजेस हमारी लाइफ में इस कोरोना की वजह से आ रही है। और वैक्सीनेशन से भी लोग बहुत से अफेक्टेड हो जाते हैं, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो इसके लिए बताइए जरा इसके बारे में कि हम किस तरह इसको कूप अप कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया याया आपके सवाल का। मैं इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं चाहती हूँ कि हम उसको पहले डिस्कस कर लें, फिर हम इस चीज़ पर आएँ कि हमने बहुत मुश्किल से, इवन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बड़ी मुश्किल से आमादा हुए और जाके इन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, पहली डोज़ लगवाई, फिर दूसरी डोज़ लगवाई। उसके बाद ये कहा गया कि जो थोड़े ओल्ड एज लोग हैं उनको आफ्टर 6 मंथ्स या 8 मंथ्स एक बूस्टर डोज लगेगा। वो भी बहुत सारे लोगों को लग गया है। अब जब ये वाला, अब हम ओमिक्रॉन की बात करें डॉक्टर साहब, सो व्हाट डू यू थिंक कि जिनको बूस्टर भी लग चुका है, जिन्होंने अपनी डबल डोज वैक्सीनेशन भी करवा ली है, वो सेफ है या उनको अब इस ओमिक्रॉन के लिए एक नई वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी? ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इस वक्त, जो क्योंकि ओमिक्रॉन बिल्कुल नया है तो उस पर वर्क नहीं हुआ है। लेकिन वैक्सीनेशन का लोगों को ये पता नहीं है कि फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये होता है वैक्सीनेशन का कि जो चीज़ अगर 100% है तो वैक्सीनेशन के बाद सिर्फ 10% रह जाती है। ठीक है। तो जो असर है बीमारी का बहुत कम हो जाता है। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो रहा है, दैट्स नॉट एन इशू, बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म बेहतर हो जाता है। इसकी वजह से ये वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा, ये नहीं कि 100% क्योर है, क्योर नहीं है, प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन है वो। सेकेंडली आई वुड लाइक टू ऐड कि ये जो अभी जो रिसर्चेस हो रही हैं, तो फाइजर एंड जो हमने मॉडर्ना लगाई थी, इनकी कंपनीज दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन ओमिक्रॉन में, क्योंकि हमें 1-2 वीक में अच्छी खासी रिसर्च मिल गई है। सो दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल, और अब जो वो उनकी वैक्सीन है वो उसमें उस लेवल के चेंजेस कर रहे हैं कि वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्टिव हो जाए। अच्छा, तो दिस इज द रिसर्च व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड आई थिंक बाय द बिगिनिंग ऑफ जनवरी दे विल बी लॉन्चिंग द बूस्टर डोजेस व्हिच आर अफेक्टेड अगेंस्ट ओमिक्रॉन। अच्छा, ये मुझे बताइए, क्योंकि जिस तरह से मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने इस 2021 ऑफ मिड में जाकर या उसके बाद जब एक प्रोसीजर हुआ तो लगवाई वैक्सीनेशन। हमारे जो मतलब 60+ के जो एज के लोग हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अराउंड 2020 के मिड में उनको स्टार्ट हो गई थी वैक्सीनेशन लगना, उन्होंने एक बूस्टर डोज भी लगवा ली है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस एज के लोग हैं जिनको 6 मंथ्स में, 8 मंथ्स में बूस्टर्स लगवाने चाहिए? अच्छा सुना, एक्चुअली बूस्टर्स का ये है कि जिस तरह गवर्नमेंट, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन की थी, गवर्नमेंट एज के ग्रुप को डिवाइड कर रही है ताकि ओवरलोडेड ना हो, बिकॉज हमने देखा 10-12 हज़ार हमारे सेंटर में एक दिन में पेशेंट्स आ रहे थे। बिल्कुल, हमने फुटेजेस भी देखे थे, कंट्रोल नहीं हो रहा था। मतलब एक सेटअप है, लाइक हमारे कॉलेज में काफ़ी बड़ा सेटअप है, लेकिन फिर भी एक 10 से 12 हज़ार का हजूम, और एवरी पर्सन वांट कि मेरा सबसे पहले हो जाए, तो यू कैन इमेजिन कि कितना मैस हो जाता है। सो जो बूस्टर अलाउ है, एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि बूस्टर जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो हम अभी 50+ को कर रहे हैं। ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ से रिलेटेड लोग, और इसके अलावा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं सिवियरली, वो हम खुद डिफाइन करते हैं कि जी इसको हमने लगाना है, उनको हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं। बूस्टर डोज बेसिकली 6 मंथ के बाद लगनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जिस तरह ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ गया है और लोगों में पैनिक थोड़ा पड़ रहा है, तो जो ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है जनरल पब्लिक से, जैसे अभी हम पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को वैक्सीनेट कर रहे हैं बूस्टर के लिए, उनको हम कम ड्यूरेशन पे भी बिफोर 6 मंथ भी वैक्सीनेट कर रहे हैं, बिकॉज ऐसी बात है हमें नहीं पता कि ओमिक्रॉन हमारे पास कैसे आएगा, लोगों की इम्यूनिटी कैसी है। स्टिल मैं आपको बताऊंगी, बहुत से ऐसे लोग, इवन एजुकेटेड डॉक्टर्स, दे आर नॉट वैक्सीनेटेड एंड दे आर कमिंग टू मी कि ना अब ऐसा करें, आप बूस्टर लगाना है या नहीं, तो हमने तो पहली वैक्सीन ही नहीं लगाई, तो वो आपका बूस्टर क्या होगा? फिर आपका जब आप ऑलरेडी वैक्सीन ही नहीं लगवाई। ये प्रॉब्लम अभी तक है, वैक्सीन को लेके बड़े मिसकॉन्सेप्ट हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
स्टिल पीपल हैव अ थिंकिंग कि जी वैक्सीन नहीं लगानी आपने। देखिए वैक्सीन करती क्या है, एंटीबॉडीज़ बना रही है। सो एंटीबॉडीज़ से ना तो प्रेग्नेंट फीमेल में बच्चा एबनॉर्मल होता है, ना आपके अंदर कोई डीएनए चेंज होता है। ये सिर्फ एक एंटीबॉडी है। हमने बचपन से मीजल्स, मम्स, रुबेला जो वैक्सीन लगाई वो भी एंटीबॉडीज़ दे रही थी। सो एंटीबॉडीज़ कोरोना के सेल से अटैच हो जाती है और उसको ह्यूमन सेल से अटैच नहीं होने देती। सो दिस इज द थिंग व्हिच पीपल शुड अंडरस्टैंड। उसका जो है इम्पोर्टेंट वर्क ये है, और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी वैक्सीनेटेड होना है लाजमी। एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं गुजरावाला से बोल रही हूँ, मिसेस नुसरत बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? पहलवानों के शहर से कॉल कर रही हैं। बहुत अच्छा है जी, और बहुत अभी वैक्सीनेशन के बारे में जो बात हो रही है जी, उसके बारे में ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ। जी। ये कैल्शियम का बताया था, वो ये कि मैंने ये सेकंड डोज जो है वैक्सीनेशन की करवाई है, तो उसके बाद मुझे ना ये मसल्स की, टांगों की प्रॉब्लम हो गई और कुछ ये जो है जॉइंट का पहले भी सर्दियों में मसला रहता था, 50+ हूँ मैं। ओके। तो ये है कि अब ज़्यादा हो गई है, उठने बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम है और चलने में इतनी नहीं महसूस होती। अच्छा। और लेकिन स्लो चला जाता है ना। अच्छा, कब आपने दूसरी वैक्सीनेशन कब लगवाई थी? कोई 20-25 दिन हो गए। अच्छा, तो आप कह रही हैं वैक्सीनेशन के बाद आपको दर्द ज़्यादा बढ़ गया है? मेरी जो राइट वाली जो ये जो लेग है ना, इसका जो मसल है ना, वो सारा टांग का ना ज़्यादा पुल हुआ हुआ है। और वो मैं डॉक्टर से पूछना चाह रही हूँ, ये जो इन्होंने कैल्शियम का कहा है, मैं ये विटामिन डी भी ले रही हूँ, तो क्या उससे ठीक हो जाएगी? अच्छा, मैं काफ़ी परेशान हूँ। ठीक है, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया था, जी बताइए। जी, जब आप हमने अभी ये बात की थी कि यू नीड टू टेक मल्टीविटामिन्स लेते हैं आप, एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। सिम्टम्स हो सकते हैं बिकॉज कोरोना की वैक्सीन लगाते हैं, सिम्टम्स आए हैं और लोगों को सिवियर आए हैं। हमारे पास पाकिस्तान में लकीली सिम्टम सिवियर नहीं है। तो बॉडी एक का एक सिम्टम ज़रूर था, लो ग्रेड फीवर का सिम्टम ज़रूर था, बट अगर आप प्रॉपर डाइट, अभी मैंने यही डिस्कस किया था, प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे और साथ में आप सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी है, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी बताया, ये आप लेंगे, उससे स्लोली एंड ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, शुरू में तो सिम्टम्स हैं, वो तो मुझे भी आए, तो डॉक्टर साहबा से बड़ा कांटेक्ट रहा कि 2 दिन जो है वो रहता है, फीवर भी रहता है, आपकी तबीयत भी ख़राब रहती है, पेन्स भी रहते हैं, उसके बाद आप स्लोली ग्रेजुअली आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। पर डॉक्टर साहबा जिस तरह इन्होंने कहा कि मुझ काफ़ी ज़्यादा इनको मसल पुल हो गया है, तो ये थोड़ी मेंटली भी अपसेट हैं कि क्या करना है, सो आप क्या सजेशन देंगी? देखिए एक्चुअली वही बात है कि अगर एक तो मैं ये बता दूं पहले कि जो फाइज़र लगा रहे हैं बूस्टर में, हम ज़्यादातर फाइज़र ले रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स आते हैं। अच्छा। तो हम कहते हैं जब आपने वैक्सीन लगाना है उसके बाद 3 दिन तक आपने वर्कआउट भी नहीं करना, कोई हैवी एक्सर्शन नहीं करनी, बॉडी को रिलैक्स लें, फ्लूइड बहुत ज़्यादा लें, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि फाइज़र स्ट्रॉन्गर देन साइनोफार्म एंड साइनोवैक, तो उसके बाद लोगों को ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं। सो अगर आपने कोई भी वैक्सीन लगाते हैं, जिस तरह फाइज़र बूस्टर लेते हैं, तो 3 डेज़ का प्रॉपर रेस्ट भी लें। और फ्रेश का मतलब ये नहीं कि जॉब पे नहीं जाएं, मगर कोई वर्कआउट नहीं करें, हैवी एक्सर्शन नहीं करें, फ्लूइड ज़्यादा लें। सेकेंडली देखें, अगर आपका मसल पुल हुआ है तो यूजुअली यू कैन डू एन मसाज विद एनी पेन किलर, और हॉट ओलिव ऑयल से आप मसाज ले सकती हैं, पेन किलर लें, विटामिन डी, कैल्शियम लें, और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ना, वो आप सुबह की हल्की धूप में वॉक करें। क्योंकि आपने देखा है जितना भी यूरोप है वो सब कितना सन बात लेते हैं, हमारे पास तो हम क्योंकि काले हैं तो हम सन से ही बचते हैं, जहाँ सन नजर आए हम भाग गए, तो बहुत विटामिन डी डेफिशिएंट हो रहे हैं, तो सन बात ज़रूर लें ग्रेजुअली। ये हमारा दिल दुख जाता है जब हमें काला बोला जाता है, हम वीटिश पे फिर भी थोड़े तसल्ली में रहते हैं क्योंकि हमने बहुएं भी गोरी लानी होती है ना, तो इसलिए डॉक्टर आप लोग वीटिश हैं लेकिन फिर भी सन बात बाय कैटेगरी वी आर अमंग दोस्त, भी हम गोरे नहीं हैं, हमारी स्किन को ज़रूरत, हम थोड़ा धूप अवॉइड करते हैं, ऑटोमेटिकली अवॉइड करते हैं, हम गोरे से गोरा बंदा भी होगा। हाँ, खैबर पख्तूनख्वान की कोई सबसे गोरी लड़की भी होगी, वो भी धूप से बचेगी, बिकॉज दिस इज हाउ आवर कल्चर इज कि काले हो जाएंगे धूप में निकलने से। तो आप टैन तो हो जाते हैं, मगर वो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, वो विटामिन डी किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। अच्छा, क्योंकि हमें सर्दियों में ऑलरेडी इतनी फटीग और थकन हो जाती है, और फिर सुबह की वैसे ये बड़ी अच्छी मज़ेदार सी धूप होती है जो सुबह के टाइम की होती है इन सर्दियों में, लेकिन ज़्यादा बॉडी एक्स बढ़ जाते हैं इसमें। ये जो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी डॉक्टर साहब, ये भी तो फटीग और बॉडी एक्स करती है ना? जी एग्जैक्टली, एक्चुअली तो यही है, क्योंकि देखिए हम जो खाना खा रहे हैं, हम खाना भून के खाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म कर दिए। हर चीज़ को जला भुना के खाने की हमें आदत है, तो हम जो खाना खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म है।
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम इतना नहीं खाते, हमें फ्रूट सैलेड और वेजिटेबल सैलेड की आदत नहीं है। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड ही नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली देन यू हैव टू गो ऑन मेडिसिन। तो यूजुअली हम कहते हैं वंस इन अ वीक विटामिन डी की टैबलेट ले लें या वंस इन अ वीक विटामिन डी का इंजेक्शन आप पी लें, सो वो बहुत काम करता है। सेकेंडली एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाती है। तो अगर आप जितने आप किसी को कहेंगे कि एक्सरसाइज करो, कहते हैं वो तो मैं ऐसे ही थका रहता हूँ, ऐसे ही मसल स्पेजम हो रहे हैं और आपने एक्सरसाइज करवा दी। देखिए एक्सरसाइज में 1-2 वीक्स तो बॉडी टूटती है, ठीक है। तो जो हम 5 डेज कहते हैं उसमें आप 5 दिन कर लें, 2 दिन बॉडी को टूटने का टाइम दे दें, तो ट्रेमेंडस चेंज आता है एक्सरसाइज से। ऑलराइट, तो वो हम समझते ही नहीं कि वेलबींग में एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस सवाल क्योंकि हम कॉलर्स भी साथ साथ शामिल कर रहे हैं, एक चीज़ अगेन, क्योंकि अभी आया साहब भी ये पूछ रहे थे कि फाइनेंशियल्स जो है वो प्रॉब्लम हुआ लोगों को, इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, लोगों के प्लान्स ख़राब हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज जो है वो हमने महसूस किया है इस कोरोना के बाद। तो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है। मैं इतने दुख के साथ ये जुमला कहती हूँ कि हमने लास्ट ईयर ये भी देखा कि जो देने वाला हाथ था वो लेने वाला हाथ हो गया। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ से लोग गुजरे हैं। अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। तो एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मेंटल पीस भी इम्पॉर्टेंट होता है, अदरवाइज़ इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है अगर आप जहनी तौर पर रिलैक्स नहीं हैं? इसमें एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम के नाम से एक चीज़ डेवलप हो रही है जी, जिसमें सिवियर डिप्रेशन, इवन हार्ट अटैक्स, ये बहुत कॉमन हुए। मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करूंगा, मुझे भी हुआ अच्छा पोस्ट कोविड। तो अभी वी आर नॉट वेरी श्योर कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है जी, किडनीज भी इन्वॉल्व हुए हैं लोगों के, लंग्स तो हुए हैं। मैं फिर वो कहूँगा एक्सरे चेस्ट नॉर्मल होने का मतलब नहीं है कि कोरोना नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रहे कि ओवर द पीरियड हमें जाके ओवर 5 years विथ रिसर्च पता चलेगा कि कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स डिमेंशिया, कोरोना की वजह से डिमेंशिया हो रहा है। तो माइलाइट एक नर्व वीकनेस हो जाती है, नर्व्स की टांगों में एक कमज़ोरी जो इनको हुई है वो नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है। तो बेसिकली अभी हम इन अ फेज ऑफ रिसर्च हैं, क्योंकि 2 साल में अभी क्या स्टडीज़ कम से कम 5-5 साल चलती हैं तो पता चलता है। हैविंग सेड दैट, हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी वर्स्ट सिनेरियो के लिए कि आगे क्या हो सकता है, बच्चे कैसे, जो प्रेग्नेंट मदर है उनके बच्चे कैसे पैदा होंगे। ये अभी बहुत बड़ा एक डिलेमा डेवलप होने वाला है। ओवर द पीरियड हमें पता चलेगा, इमीडिएटली वी कैन नॉट से। स्टैटिस्टिकली हम पाकिस्तान में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वीक हैं, हमें बाहर के डेटा पे वो रहना पड़ेगा। और मैं एक वीडियो भी देख रही थी, उसमें रोबोट्स बनाए गए थे जो घर घर जाकर जो है वो डोरबेल बजाकर और वैक्सीनेशन, हाँ चाइना में। तो आई थॉट अच्छा, मतलब इतनी लंबी प्रोग्रामिंग चल रही है, इसका मतलब है अभी इसने और चलना है। सो ऐसा है डॉक्टर साहब, अभी और कितने अरसे तक? अच्छा, जब थोड़ी विंटर आता है या ड्राई वेदर आता है तो ये एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा है कि ये विंटर्स में इसका फेवरेबल सीज़न है? हाँ ऑफ कोर्स, देखिए विंटर में सबसे ज़्यादा जो चेस्ट के जो भी इन्फेक्शंस हैं वो आ जाते हैं। तो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कोरोना कैन बी द चेस्ट इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है। तो अब वैसे हम लोगों से कहते हैं आपने अब रहना है कोरोना के साथ, तो यूज टू हो जाए। डेंगू है, मलेरिया है, हर साल आता है। हम डेंगू के सेंटर हमने खोला है, अभी कुछ महीने चलेगा, फिर बैलेंस आउट हो जाएगा, बट इट हैज़ टू स्टे। सो डोंट वरी फॉर दैट। सो आप इसके साथ चलते रहें, अपनी लाइफ चलाएं। दूसरे साइकोलॉजिकल वो तो खैर फिजिशियन ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि इनके पास ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट हो रहे होंगे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के साथ। सो द थिंग इज़ दैट कि हमारे पास लोग देखें, अगर साइकोलॉजिकल आपको डिस्ट्रेस हो रही है, एंग्जाइटी हुई है, इतने अर्से घर पे रहें, हम सब भी एंग्जाइटी में गए थे, तो जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड टॉक टू देम। तो ये शायद हमारे पास कल्चर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ज़्यादातर डॉक्टर्स जो पेशेंट होता है उसका डायरेक्टली कनेक्शन जीपी से होता है, ठीक है। हमारे यहाँ रेफरल सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं है, वरना बाहर तो यही होता है कि आप सबसे पहले जीपी के पास जाते हैं, वो आपको रेफ़र करता है, बट हम लोग अपनी मर्जी से जिसके पास भी जाना होता है चले जाते हैं। आप अभी क्या सजेस्ट करेंगे इस मेंटल पीस के लिए, लोग क्या करें? देखिए, मेंटल डिस्ट्रेस की हमने बात की थी, क्यों डेवलप हुआ है? बिकॉज ऑफ स्टेइंग होम फॉर लॉन्ग। अपने वर्क, एक सोशल एनिमल है इंसान, ज़रूरत है हमारी बहुत कि हम सोशलाइज करें। जब हम नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो इवेंचुअली जब आपको ज़्यादा होती है एंग्जाइटी, देन यू पेशेंट आपके पास कभी फ़ोन करेगा या आएगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। कितने पेशेंट्स आते हैं, दे आर ओके, दे आर फाइन, बट साइकोलॉजिकली उनको प्रॉब्लम होती है, हल्की सी खांसी जो आपने भी बात की, एंड दे आर लाइक हमको कोरोना तो नहीं हो गया, आप क्या करें।
और कुछ लोग आएंगे कोई बात नहीं, कोरोना कुछ नहीं होता, कोरोना एवरीथिंग इज आपको फाइन, मोटिवेट करते सो हैं। ये जो चीज़ है ना, लोगों की एक थॉट हमको ज़रूरत है कि उनको डेवलप करानी है सही। कि आप एक दूसरे से बात करें, डिस्टेंसिंग रखने को कहा था, हाँ। यू डोंट नीड टू कट ऑफ, और प्लीज पॉजिटिव बात करें, क्योंकि ये जो आवाज़ हमारे कानों में जाती है ना, ये यहाँ जाके कहीं एक प्रोग्राम सेट कर देती है जो फिर असर कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, आप लोग किसी कैंप का भी कुछ कैंप लगाने जा रहे हैं, इस बारे में जिक्र कर दीजिएगा। हमारे पास नेमत बेगम में एक कोविड कैंप अभी होने वाला है, ओके मंडे से। ओके, फ्री वैक्सीनेशन वही एक कैंप है हमारा इसका। प्लस हम अवेयरनेस प्रोग्राम मैं खुद कंडक्ट कराता हूँ। ठीक है। उसमें ये होता है कि हमारा टारगेट है कि हम देखें, जो हम चीज़ बचपन में सीखते हैं वो आगे तक चलती है। ऑलराइट, स्कूल लेवल पे अगर हम शुरू करें ये कोविड को एज इन अ कोर्स डाल दें, बल्कि कि जी पढ़ाओ ताकि आगे पता चल जाए, ऐसे और चीज़ें पढ़ाते हैं उसको भी सही। और शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज जो है डॉक्टर साहबा, ये लोग तो फ्री टेस्ट भी कर रहे हैं, वैक्सीनेशंस भी यहाँ पर, एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें हैं ये आप इजीली जाकर, इवन के आईसीयूज भी मौजूद हैं जहाँ पर ये लोग पेशेंट को डील कर रहे और दूसरा हमारे पास आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे ना, तो आप कांटेक्ट करेंगे तो आपके हम सेंटर में जिस तरह हम रेंजर्स को जाके कर रहे हैं वैक्सीनेट, तो पुलिस रेंजर्स को कर रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों में भी आप हमें बुला सकते हैं। कंपनीज जो हैं वो भी कांटेक्ट कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, सेहतमंद रखे। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।